Good morning, students. Let us continue our chapter, that is force and laws of motion. We have read about first law of motion, that is also known as law of inertia. Next we are going to study is second law of motion. Second law of motion क्या होता है? तो देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है, फोर्स कैसा होना चाहिए? अनबैलेंस्ड। अगर फोर्स अनबैलेंस्ड है तभी उसकी पोजीशन में या वेलोसिटी में चेंज आता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ही है जो कि क्या चेंज करता है? वेलोसिटी को। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन का मतलब ही क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अभी आप देखो अपने डेली लाइफ में आपने कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे कि जैसे अगर आप टेबल टेनिस खेल रहे हो तो अगर वो बॉल अगर आपको लग जाती है खेलते हुए तो इट डजंट हर्ट यू। ठीक है, सपोज बॉल का साइज़ जो भी है आपको पता ही है। अगर अगर उसी साइज़ का मैं एक पत्थर ले लूँ, ठीक है, तो वो पत्थर अगर उसी स्पीड से उसी वेलोसिटी से आपको लगता है तो वो हर्ट करता है, लेकिन टेबल टेनिस वाली जो बॉल है वो आपको हर्ट नहीं करती। ठीक है, जबकि एक बुलेट है, जो कि बुलेट क्या है? बहुत ही छोटी है साइज़ में एज कंपेयर टू दिस बॉल और दिस स्टोन, लेकिन वो जो बुलेट है वो तो इतनी ख़तरनाक होती है कि आदमी की जान भी ले लेती है। ठीक है, एक ट्रक है, अगर एक ट्रक अगर रेस्ट पर है इट डजंट हर्ट यू, लेकिन अगर वो बहुत ही कम स्पीड से भी चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, अगर उसके नीचे कुछ आ जाता है तो ये उसको क्या कर देती है? एकदम उसका कचूमर बना सकती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर वहीं ट्रक के साइज़ का मैं एक बड़ा सा बलून ले लूँ और अगर उसको मैं रोल करा रही हूँ तो अगर उसके नीचे कुछ आता है तो क्या वो उतना ही हर्ट होगा जितना कि ट्रक के नीचे आने से होता है? नो ना। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक चीज़ के अंदर देखो, अगर हम सिर्फ मास की बात करें तो चलो समझ में आता है कि ट्रक का मास ज़्यादा है जबकि बलून का मास कम था। ऑल राइट, यहाँ पर देखो, एक ये स्टोन था और एक बुलेट थी, कहीं ना कहीं स्टोन का मास से ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस बुलेट। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो कि रिस्पॉन्सिबल रही? तो यहाँ क्या था? देखो, यहाँ पे ये जो बुलेट थी इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू दिस स्टोन। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ मास ही नहीं, जैसे एज इन केस ऑफ ट्रक एंड एक बिग बलून, इसका मतलब सिर्फ मास ही नहीं था जो कि रिस्पॉन्सिबल था फोर्स के लिए, और कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल थी? वेलोसिटी भी रिस्पॉन्सिबल थी एज वी कंपेयर द केसेस ऑफ बुलेट एंड अ स्टोन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी, दोनों चीज़ों के ऊपर इक्वली डिपेंड करता है। ठीक है, एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी एक्सेलरेटेड ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गिव ग्रेटर वेलोसिटी। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को हम एक्सेलरेट कराना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही साथ ज़्यादा वेलोसिटी के। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, देखो इन दोनों चीज़ों से मैं ये बात निकालती हूँ कि हमने मास को भी कंपैरिजन किया और वेलोसिटी को भी कंपेयर किया। इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूर कोई ना कोई ऐसी क्वांटिटी होती होगी जो कि मास और वेलोसिटी दोनों का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, तो यस, न्यूटन ने वो क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की थी और वो उस क्वांटिटी का नाम क्या होता है? मोमेंटम, जो कि क्या होता है? मास और वेलोसिटी दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो ट्रक का मोमेंटम था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू बिग बलून। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर दोनों चीज़ों को एक साथ देखेंगे, मास भी वेलोसिटी भी। अब यहाँ पर क्योंकि मास ज़्यादा था, वेलोसिटी भले ही हम दोनों की इक्वल ले लें, क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा था इसलिए फोर्स ज़्यादा रहा। यहाँ पर देखो, एक टेबल टेनिस की बॉल है और एक क्या है? अपने स्टोन वाली बॉल है। तो दोनों में क्या है? दोनों में स्टोन वाली जो बॉल है उसका मास ज़्यादा है, तो समझ में आता है कि इसके द्वारा दिया गया फोर्स भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम बात करें बुलेट की और इस स्टोन की, तो इसके केस में मास, तो मान लीजिए इन केस कि मैं इतना ही मास ले लेती हूँ जितना कि इस बुलेट का है, लेकिन इसकी क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है इस वजह से, जैसे अगर एक कोई बोर्ड है
ठीक है। तो मैं एक तो बुलेट से इसके अंदर एक बुलेट फायर करूं और एक स्टोन से फायर करूं, तो क्या होगा, बुलेट तो आर पार निकल जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि स्टोन इसके आर पार निकले, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या था कि वेलोसिटी ज़्यादा थी इस केस में। मास भले इक्वल था लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा थी। इसका मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन ज़्यादा होना चाहिए अगर हम क्या चाहते हैं, फोर्स ज़्यादा चाहते हैं। ऑलराइट, दोनों का कॉम्बिनेशन, मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन। दूसरे शब्दों में मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि अगर मोमेंटम ज़्यादा है, पी ज़्यादा है, तो ही क्या होगा, फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है। अभी तक हम दो चीज़ों का रोल पढ़ चुके हैं। अब तीसरी हम चीज़ देखते हैं, क्या, टाइम। मान लो कि कोई कार है जिसकी बैटरी डेड हो चुकी है। ठीक है। तो इस केस में आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, धक्का लगाते हैं। ठीक है। अब देखो, 4-5 लोग हैं और एक कार को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, थोड़ी देर तक इसको जैसे सपोज़ 5 सेकंड के लिए पुश किया। ठीक है। कार का जो इंजन है वो स्टार्ट नहीं हुआ। फिर क्या करते हैं, ये 10 सेकंड के लिए पुश करते हैं, फिर भी नहीं हुआ। तो ये आपने देखा होगा, थोड़े से लंबे टाइम, लॉन्गर टाइम के लिए क्या करते हैं, वो इसको पुश करते हैं, तब जाके वो क्या करती है, कार स्टार्ट होती है। अब देखो, इसका मतलब कहीं ना कहीं टाइम का भी रोल है। 5 सेकंड पे जब हमने किया तब कार स्टार्ट नहीं हुई, 10 पे किया तब नहीं हुई, लेकिन जब हमने इसको लॉन्गर टाइम के लिए किया तब ये क्या हो गई, कार आपकी स्टार्ट हो गई। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुई हुआ कि फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम डिपेंड ऑन द टाइम रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंज्ड। इसका मतलब वो किसके ऊपर और डिपेंड करता है, टाइम रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो फोर्स है वो मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर और टाइम के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो मास और वेलोसिटी को मुझे अलग अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आगे से, क्योंकि मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी आ चुकी है जिसे हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम बोलेंगे। ठीक है। तो ये जो मोमेंटम है, अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और इसकी वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो यही यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, मोमेंटम की। कोई भी क्वांटिटी अगर वो डिवीज़न में होता है, सपोज कोई भी ऐसी क्वांटिटी है जो कि डिवीज़न में, एम अपॉन में भी है, तो इनकी यूनिट्स भी क्या आ जाती है, ऐसे ही डिवाइड में आ जाती। ठीक है। तो ये था आपका कि हमने अभी तक ये कंक्लूज़न निकाला है कि फोर्स किस तरीके से मोमेंटम और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है वी शैल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।